और वहीं महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का हुजूम, सुरक्षा किए गए पुख्ता इंतजाम। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की प्रारंभिक जांच में मिली गंभीर चोटें, सांस फूलने और सीने में दर्द की शिकायत, कोलकाता के अस्पताल में चल रहा इलाज। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी, तेज होगा किसान आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान। तो इस बीच 5 मार्च को मनाएंगे कॉर्पोरेट विरोधी दिवस। अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है, जानकारी दे दें। यूपी आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में जानकारी दे दें कि 8 लोगों की मौत और कुछ लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से है, जहां इस हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं सभी मृतक। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। इस वक्त की बड़ी खबर मंडी समिति के सामने की घटना बताई जा रही है। इस सड़क हादसे में 8 लोग की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने, जहां यूपी आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा कानपुर हाईवे पर ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो। बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी दे दें, हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बिहार के रहने वाले हैं सभी मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी आगरा में सड़क हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगरा कानपुर हाईवे पर ट्रक से टकराई है स्कॉर्पियो। इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी आगरा में सड़क हादसा हुआ है और सभी मृतक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताई जा रही है। ये तस्वीरें कुछ तमाम दर्शकों के सामने हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तमाम दर्शक ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शायर रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बता दें आपको कि आज यूपी आगरा में बड़ा हादसा हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बताते चले, आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जो कि बहुत ही दुखद हादसा है। जिस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोग घायल है। ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से बिहार से आगरा साइड आ रहे थे, तो इसमें 12 लोग सवार थे, जिनकी 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम पर भिजवाया और इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? घायलों की अभी स्थिति नाजुक है, अभी यानी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शायद आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त की घटना है ये? यानी घटना तड़के सुबह की है, जब हल्का सा थोड़ी धुंध रहती है मौसम में। तो ये एक कैंटर आ रहा था, कैंटर में स्कॉर्पियो जाए नहीं घुसी है। बताया जाता है कि ड्राइवर को हल्की यानी नींद झपकी आने के कारण ये हादसा हुआ है। जी, तो फिर इस हादसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, घायलों को निकाला जा रहा है। जो जिनके पोस्टमार्टम सबों को निकालकर पोस्टमार्टम गृह भिजवाया जा रहा है। जी जी।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने, जहां सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। आगरा कानपुर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। जानकारी दे दें कि यूपी आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ताजा अपडेट के अनुसार जानकारी ये भी दे दें कि 9 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां पहले 8 लोगों की मौत बताई जा रही थी, तो इस बीच बड़ी जानकारी दे दें कि 9 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे हैं। हरिद्वार में आज महाकुंभ का शाही स्नान जारी है। कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की बात कही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जानकारी ये भी दे दें कि काशी में शिव भक्तों का हुजूम है और इसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवरात्रि को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने बधाई दी है। वहीं उत्तराखंड के सीएम बनने के कुछ ही घंटे बाद तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं की स्वागत है। कुंभ में सभी शाही स्नान हो रहे हैं और साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दिव्य भव्य कुंभ के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक देगी और कहीं कोई कटौती नहीं होगी। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी और संतों का मान सम्मान पूरे ऊपर से है। जानकारी ये भी दे दें कि उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं को रोका टोका नहीं जाएगा, उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहीं हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान आज है। हरिद्वार में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है और इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कुंभ मेला 2021 को लेकर कई फैसले लिए गए थे, जिसमें शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक और श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद एंट्री जैसे तमाम निर्णय शामिल थे। त्रिवेंद्र सरकार में जो फैसले लिए गए उसके मुताबिक ट्रेन, बसों, कमर्शियल वाहनों में आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बोर्डिंग करना होगा शामिल था। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई और तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद बीजेपी की सियासत अभी ठंडी नहीं पड़ी है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म होने के बाद अब नए मंत्रिमंडल को लेकर रहस्य बना हुआ है। और जानकारी दे दें, बीजेपी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई है। हालांकि सियासी हवाओं में 6 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चाएं थी, लेकिन बीजेपी विधायक मंडल दल के मुख्य सचेतक मदन कौशिक ने साफ किया कि बुधवार को केवल मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे रावत की राज्यपाल ने और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इसके बाद तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे पहले यही प्रश्न पेश हुआ कि वो कैबिनेट का गठन कब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व में बातचीत होने की बात कही है और इसके साथ मंत्री पद की दौड़ में शामिल दावेदारों की धड़कनों की भी तेज दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टी को अलविदा कहते ही दर्शकों तक कांग्रेस में रहे गांधी परिवार के बेहद नजदीकी पीसी चाको का गुब्बार भी फूट पड़ा है और वहीं वरिष्ठ नेताओं के अपमान से वो इस कदर आहत हैं कि उन्हें पार्टी का भविष्य भी अब अंधकार में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पार्टी में सुधार का ऐसा कोई प्लान नहीं हो सकता और जिससे नया जीवन दे सके और इस हालात के लिए उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की नियमित करने से संबंधित संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी और इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। जानकारी दे दें, राज्यसभा में इस विधेयक को पहले मंजूरी प्रदान कर दी गई थी और फिलहाल बुधवार को लोकसभा में ये पारित हो गया था। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दों पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी के बीच निचले सदन में चर्चा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून दूसरा अधिनियम 2021 विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया।
देश में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना की चपेट में लोग दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन के बीच कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं महाराष्ट्र में 13,659 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में 760 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। केरल में आज 2,475 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार को कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ 1,710 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोरोना से 8 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बता दें, नागपुर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ बीते कुछ दिनों से रोज 1,000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। वहीं जानकारी ये भी दे दें कि मुंबई बुधवार को 1,539 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई है। और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि अभी कोरोना का खतरा साफ तौर पर नहीं टला है और ऐसे में लोग सादगी से त्योहार मनाएं। उधर दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में इस समय 1,900 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने गहलोत सरकार पर SC/ST विधायकों संग भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनके इस आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भड़क गए और कांग्रेस सचेतक ने उन्हें समझाने के लिए कहा कि जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री रमेश मीणा को विधानसभा में प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा गया। रमेश मीणा बोलने शुरू ही किए थे, लेकिन उनके माइक से कुछ खराबी आ गई। उन्होंने कहा कि माइक काम नहीं कर रहा और इतना सुनते ही विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि माइक देखने का काम मेरा नहीं है, आप पीछे जाकर सवाल पूछिए। CP जोशी ने गुस्से में रमेश मीणा पर भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। रमेश मीणा बोलते रहे और CP जोशी को उनकी बातें नागवार गुजरती रही। CP जोशी की बेवजह नाराज होने पर कोई हैरान नहीं था। जानकारी दे दे कि इस बीच जहां ये नाराज हुए वहां हर कोई नाराज था। और इस बीच ये भी जानकारी दे दी कि सचिन पायलट के कट्टर समर्थक पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने इस दौरान आरोप लगाया कि विधानसभा में 50 से ज्यादा SC और ST के विधायक हैं और मगर इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट की गई है और SC/ST के विधायकों को पीछे बिठाया जाता है। ये बिल्कुल जायज नहीं है और इस पर CP जोशी बार बार कांग्रेस के सचेतक की तरफ इशारा कर बोल रहे थे कि आप अपने विधायकों को समझाइए, नहीं तो मैं नाम लूंगा। मगर रमेश मीणा अपनी बात कहते जा रहे थे और CP जोशी ने कहा कि मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे हटा दीजिए, मगर मैं जब तक इस पद पर हूं नियम से सदन चलाऊंगा। चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। PNB न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जहां मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद रही हैं। फिलहाल गनीमत ये रही कि कोई नुकसान की कोई खबर यहां सामने नहीं आई है। तो तमाम दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं। अंबरनाथ इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है, जहां बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ANB न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। ये महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के ठाणे में इस वक्त भीषण हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे में जिस तरह से आग लगी है, ये आग लगने की लगातार तीसरी घटना जो अलग अलग कंपनियों में लगी है। जिस तरह से आज मुंबई के ठाणे के अमरनाथ इलाके में आग लगी थी। देर सुबह
आग लगी है। हालांकि आग बुझाने का काम बदस्तूर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड और दमकल की तमाम गाड़ियां मौजूद है, आग बुझाने का काम जारी है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन माल का काफी नुकसान है। हालांकि विकसित फैक्ट्री थी जो चल रही थी, लगातार तमाम वर्कर वहां रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन जब तक आखिरी अधिकारियों का बयान नहीं है तब तक कुछ करना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से आग लगी है वो कहीं कहीं बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लेवल 2 की आग है, यानी कि बड़ी आग कही जा सकती है। हालांकि लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लगातार जो बचा सकते हैं उसको सामानों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के मद्देनजर इस वक्त वहां के क्या कुछ हालात दिख रहे हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सहित तमाम जो आसपास के लोकल सिटी पुलिस वो मौजूद है वहाँ पे, और लोगों को देखा जा रहा है कि कोई फंसा ना हो। ऐसे में जिस तरह से आग लगी है उसको लेकर कहीं कहीं चौकन्ना है, और लगातार जो है जो सामान्य है जो जिसकी फैक्ट्री में जो तमाम मशीनरी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आग पर अब काबू नहीं पाया गया, लेकिन बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त दमकल की कितनी गाड़ियां मौजूद है वहां? फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद है, और भी गाड़ियां आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से आग लगातार लेवल 2 से बढ़कर आगे बढ़ रही है उसको लेकर कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि और भी लोगों को बुलाया जाए। हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर संभव हुआ तो एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई जा सकती है। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे किस वजह से ये आग लगी है? देखिए, जिस तरह की प्राथमिक जानकारी मिल रही थी, अधिकारी ने बोला कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है या लगी होगी, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जब तक आग बुझ नहीं जाती उसके बाद अधिकारियों का पूरी तरह से बयान नहीं हो जाता, तब तक कुछ करना बिल्कुल जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के ठाणे से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल कोयला खनन घोटाले के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक टाल दी है, और मामले की सुनवाई के दौरान ईसीएल की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, और ये अपील निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जबकि याचिकाकर्ता अनूप माझी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हमने अपनी अर्जी में खंडपीठ के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया कि इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हुई जांच में पाया गया कि यह घोटाला कई राज्यों में हुआ है, और जिसके चलते जांच सीबीआई को भेजी गई है, ताकि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की याचिका पर भी साथ में सुनवाई की जा सके, और इस पर माझी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। और इसी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्फनामा दायर कर कहा कि सीबीआई को राज्य के इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है, और इस बीच ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली। लेकिन इस बीच सीबीआई अब जांच कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में मुख्य अभियुक्त कारोबारी अनूप माझी को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से बचाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। वहीं राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज पर रोक लगने के बाद इसका असर पूरे देश पर दिखाई देने लगा है, और इस बीच एक दिन में टीकाकरण में 35% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते सोमवार को देश भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा था, लेकिन मंगलवार को 13 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी सकी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के अलावा उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में टीकाकरण की गति मंद है, और इसी वजह से टीकाकरण के आंकड़ों पर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिन में देश में रोजाना 30 से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, टीकाकरण की रफ्तार घट रही है। यहाँ एक दिन में 35% कमी दिखाई दे रही है। बता दें कि देश में कोरोना के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस बीच कोरोना टीकाकरण
जारी है। जानकारी दे दें कि टीकाकरण की रफ्तार घट चुकी है और जहां कोरोना के मामले ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, तो इस बीच कोरोना टीकाकरण का अभियान भी लगातार जारी है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है और अब इस लिस्ट में दिव्यांगजन भी शामिल हो गए हैं। आंदोलनरत दिव्यांगजन सरकार ने रोजगार की मांग के अलावा बढ़ी हुई पेंशन की मांग भी कर रहे हैं। राज्य के चूरू जिले के रहने वाले 32 वर्षीय विजेंद्र सिंह तंवर पिछले करीब 10 साल से नौकरी की तलाश में है। दिव्यांगजन तंवर इस समय जयपुर के निशक्त योगजन भवन की इमारत के सामने बैठ आंदोलन कर रहे हैं। तंवर MA ग्रेजुएट हैं और वो कहते हैं कि दिव्यांग होने के कारण उन्हें रोजगार पाने और जीवन यापन करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें राजस्थान के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज पर रोक लगने के बाद इसका पूरा असर दिखाई देने लगा है। तो रोजगार और ज्यादा पेंशन की मांग की गई है। तो ये भी बता दें कि गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। राजस्थान में दिव्यांगजनों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां आंदोलन जारी है और उस बीच लगातार दिव्यांगजन मांग कर रहे हैं कि रोजगार और पेंशन उनकी बढ़ा दी जाए। तो यहाँ राजस्थान में दिव्यांगजनों का आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलनकारियों का यहाँ मांग दिखाई दे रही है कि रोजगार और पेंशन उनकी बढ़ाई जाए। राजस्थान दिव्यांगजनों का आंदोलन यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के कुंचेसर चौकी क्षेत्र के उदयपुर में जंगलों में कलेक्शन एजेंट से तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार हथियारों ने लेस 3 बदमाश हथियारों की नोक पर करीब 90,000 की नकदी, टेबलेट और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने मुंह पर मास्क लगाकर हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया। सूचना पर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। और इस बीच बताया जा रहा है कि कलेक्शन एजेंट कई जगह से कलेक्शन करके लूट रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और वहीं पे फरार हो गए। अरुण नाम है मेरा। भैया क्या घटना हुई है आपके साथ अभी? सर मैं आ रहा था अपनी जो भारत फाइनेंस का एम्प्लॉई हूँ, मैं किस्त लेके आ रहा था पोटा से। वो मेरे पीछे, मैं बागवाला से पहले मेरी मीटिंग बागवाला में ही, बागवाला से मीटिंग करके निकल कर आ रहा था। जो यहाँ जो है ना, जो बाग सपरता आम का, यहाँ पर वो 2 बार टकराए, आगे पीछे हुए। मैंने सही वैसे ही लड़के 2-3 लड़के थे, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी उनकी। तो मैंने यहाँ पे आके फिर अपनी किस्त ली। मैंने यहाँ पे पोटा में प्याग किस्त लेके मैं वहाँ से निकल के आ रहा था। तो वो एक लड़का दिखा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी ना, वो चला था, वो ही दिखा था, मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ। उसने मुझे देख के गाड़ी इधर की साइड में ली, दो लड़के लेकर के आए, दोनों के हाथों में हथियार थे। उन्हें आगे रोके, उन्होंने गोली मार दी। मैंने भैया गोली फोली मत मारो, मैं जो लेना जो ले लो, पर भैया गोली मत मारो। उसने बैग छुड़ाया, मेरे जिम्मे पर्स और मेरा फोन निकाल के जब जा रहे थे, एक लड़का उतर के आया, अरे रुकिया गोली मार देने। मैंने भैया गोली मत मारो, भाई जानते, मैंने भाई गया, मैंने मोटरसाइकिल छुड़ी, मेरी मोटरसाइकिल चाबी निकाल ले गए, मैं सीधा उधर की तरफ भाग गया। बंगाल की राजनीति के बीच ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे तृणमूल कांग्रेस में हंगामा मच गया। जानकारी दे दें, ममता ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने धक्का मारकर उन्हें चोट पहुंचाई है और ये सब साजिश के तहत हुआ है। बहरहाल चोट लगने के बाद से ममता बनर्जी का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद TMC ने मैनिफेस्टो रिलीज करने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी को चोट नहीं लगी होती तो आज TMC का मैनिफेस्टो रिलीज हो गया होता। और अब आगे मैनिफेस्टो कब रिलीज होगा, फिलहाल इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अगली तारीख ममता की हेल्थ रिकवरी के बाद ही तय होगी। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने निंदा की है। जानकारी दे दें, अखिलेश यादव ने न तो उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और न ही इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुप कराने की कोशिश की गई हो और इससे पहले भी किसानों के समर्थन में खड़े होने के कारण उन पर हमला हुआ है, लेकिन कोई भी ताकत उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं सकती।
वहीं दूसरी ओर समाज को जंगल बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी नरेश शाह को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने शाह की इस दलील को भी नकार दिया है और घटना के वक्त वह 20 साल का था और इसलिए राहत दी जाए। पीठ ने दोषी की ओर से पेश वकील मीनाक्षी विज से कहा कि जरा आप पीड़िता के बारे में सोचिए, आपके मुकविल को इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे फांसी की सजा नहीं दी गई और उसे जो कृत्य किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आरोपी नरेश शाह की तरफ से पेश वकील विज ने कहा कि वह 1 दशक से अधिक वक्त से जेल में है और ऐसे में उस पर रहम किया जाए, ऐसा कोई आदेश जारी किया जाए जिससे वह जेल से बाहर आ सके। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के वक्त नरेश 20 साल का था। उन्होंने सजा को कम करने की मांग भी की और इस पर पीठ ने कहा कि इस समाज को जंगल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, हम इसकी कतई अनुमति नहीं दे सकते, हम दोषी की सजा कम करने का रास्ता नहीं निकाल सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि एक तरफ पीड़िता है तो वहीं दूसरी तरफ पीठ ने कहा है कि हमें विशेषाधिकार का प्रयोग हर मामले के तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। ये कहते हुए पीठ ने दोषी नरेश को पैरोल देने से इनकार कर दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।